हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है, क्लास 11th के लिए जी, क्लास 11th के लिए। और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को तो हर कोई जानता, और गर्ल्स तो खास तौर पे जानती होंगी। जब भी बाजार जाती हैं किसी हर चीज पर डिस्काउंट, हर चीज पर डिस्काउंट। बॉयज, आप किसी शॉप पे चल गए, जीन्स है, उसने कहा 1,000 की जीन्स है, ये भैया डिस्काउंट कितना दोगे? उसने कहा जी 10% डिस्काउंट। आपने एक जीन्स ली, उस जीन्स की कीमत जो थी कितने की थी? 1,000। उसने कहा जी 10% इस पर क्या है आपको डिस्काउंट, तो आप 100 रुपए कम कर दोगे, और उसे कितने रुपए दोगे? 900 रुपए। तो जो डिडक्शन हुई आपकी, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। यानी कि अब मैं अगर कोई माल बेच रहा हूं किसी भी आदमी को, और मेरे पास किसी का फेस प्राइस जो है वो 1,000 रुपीज का है, कोई भी पे चीज का, और मैं अगर इसे 1,000 की उस आदमी को बेचूंगा, तो उसे क्या बेनिफिट होगा? तो मैं जिस भी आदमी को कोई चीज बेचता हूं, तो उस प्राइस से कम के प्राइस पर उस चीज को बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 की कोई चीज थी, मैंने कहा भाई आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 25% का डिस्काउंट का मतलब हो गया कि मैं 1,000 पर 25% का मतलब 250 का डिस्काउंट उसे दूंगा, और वो चीज कितने की बेचूंगा? 750 की। फॉर एग्जाम्पल 1,000 की कोई किताब थी, उसकी कीमत थी 1,000 रुपए की। मैं मेरे पास एक आदमी आया कि मैं जो अपना कारोबार कर रहा हूं, और मुझे बुक्स जो है बेचने की नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप 1,000 की किताबें ले जाइए, और आपको 25% क्या मिलेगा इस पर? डिस्काउंट। आपको ये किताब जो है हम 750 की देंगे, और आपको जो किताब बेचनी है वो कितने की बेचनी है? 1,000 की। तो इन दोनों के बीच में जो अमाउंट आई 250 की, जो पैसे कम हो गए, हम उस चीज को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब तो हो गया पैसों का डिडक्शन होना, कम होना। लेकिन इसके अंदर हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है? और दूसरा हमारे पास नाम है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि मैं अगर अपने कस्टमर को कोई चीज कम पैसे पे देता हूं, तो जितने पैसे मैं उससे कम ले रहा हूं, उतना पैसा का डिस्काउंट जो है वो क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। अब वो मुझसे माल ले रहा है, 750 का माल है। अब मैंने उससे कंडीशन रख दी। मैंने कहा भैया अगर आप जो है उधार तो माल ले रहे हो, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर या आपने हैंड टू हैंड मुझे पेमेंट कर दी, हाथ के हाथ, तो मैं आपको 2% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैं कब दे रहा हूं? टाइमली पर। टाइम मीन्स अगर आप मेरे 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो, या हैंड टू हैंड पेमेंट करते हो, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और दे रहा हूं। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, हम उसे बोलते हैं कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मतलब है कीमत का कम होना। आप जो है डिडक्शन कर देते हैं, तो रिडक्शन जो होता है वो डिस्काउंट कहलाता है। लेकिन इसमें दो कैटेगरी है। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो जो ऑफिशियली होता है, आप किसी भी माल पे डिस्काउंट पे करते हैं दूसरे वाले कस्टमर, वो तो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन आप एक स्पेसिफिक कंडीशन रख देते हैं कि विद इन टाइम, या नकद में अगर आप पैसे दे रहे होते हो, तो मैं आपको और डिस्काउंट दूंगा एक्स्ट्रा। तो वो डिस्काउंट क्या कहलाता है? हमारा कैश डिस्काउंट। अच्छा, एक छोटी सी बात, जब आप मॉल के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर लिखा हुआ है 25% डिस्काउंट, बहुत सी जगह लिखा होता है 20% डिस्काउंट, और बहुत सी जगह लिखा होता है परसेंटेज के साथ ऑफ। अब ये जो ऑफ लिखा होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? जबकि यहां पर कोई भी ऑफ ऑफ नहीं लिखा हुआ होता। तो आप जानते हैं कि ऑफ का मतलब क्या है? तो ऑफ का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। अगर कहीं पर भी कोई डिस्काउंट में कोई कंडीशन ना हो, केवल लिखा हो 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, इसका मतलब है उस दुकान में चीजों पर डिस्काउंट अवेलेबल है, यानी सभी आइटमों पर डिस्काउंट है। और अगर लिखा होता है ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्काउंट है। दुकान के अंदर हर चीज पर डिस्काउंट नहीं है। तो आगे से ध्यान रखें, अगर कहीं पर भी क्या लिखा हो ओ डबल एफ ऑफ, तो फौरन समझ जाएं ऑफ का मतलब होता है कि डिस्काउंट सभी चीजों पर नहीं है, कुछ चीजों पर है, आप मालूम करें। तो ये तो रही ऑफ डिस्काउंट की, और सीधे डिस्काउंट की बात। आ जाते हैं लौट के फिर दोबारा कैश डिस्काउंट और कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब वो डिस्काउंट जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट जो विद इन टाइमली, या फिर केवल कैश कैश की कंडीशन में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैड डेट। अब बैड डेट क्या होते हैं? बैड डेट का मतलब होता है वो आदमी जो गंदे होते हैं, बुरे। बैड, बैड माने बुरे, डेप्ट माने पैसे देने वाले। जब मैं किसी को उधार माल बेचता हूं, तो वो आदमी मेरे डेप्टर्स कहलाते हैं। मैंने सपोज कीजिए किसी आदमी को 1,000 रुपए का माल बेचा। अब जब मैं उससे पैसे लेने के लिए पहुंचा, तो मेरे पास पूरे पैसे नहीं आ पाए, और 1,000 के बदले में मुझे उसने 900 रुपए पे करे। तो इन दोनों अमाउंट का फर्क कितने रुपए? 100 रुपए।
वो जो 100 रुपए है मैं उसे क्या बोलता हूं, बैड डेप्ट। यानी वो अमाउंट जो इररिकवेबल हो, वो पैसा जो वसूल ना हो पाया हो, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब जो अमाउंट वसूल हो नहीं पाती, जो पैसा वो आदमी मार लेता है, या जो आदमी पैसा नहीं दे पाता, हम उसे बैड डेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता वाउचर। वाउचर होता है एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उन ट्रांजैक्शनों की जो चीजें होती हैं हम उसे वाउचर बोलते हैं। वाउचर में दो वाउचर होते हैं, दो टाइप के। एक तो होते हैं सोर्स वाउचर, एक होते हैं अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर से मतलब होता है जैसे आप किसी भी तरह का कोई कैश का बिल लो, आप उधार का बिल लेते हो, आपके पास रिसीप्ट है, आपके पास चेक है, तो ये चीजें जो है सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वाउचर। एक क्या होता है कि हम उसके थ्रू एविडेंस बनाते हैं, उधार के कोई बिल हैं या कोई ऐसी बिल है जो हमारे पास नहीं है, हम अकाउंटिंग के वर्क करने के लिए उन चीजों को बनाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो वाउचर का मतलब होता है एविडेंस, केवल एक एविडेंस, वो प्रूफ जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन का कोई भी काम करते हो, वो चीज वाउचर कहलाती है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, आप नेक्स्ट टाइम में आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हो वाउचर। देन उसके बाद हमारा नाम है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या है? डेप्रीशिएशन का पूरा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा सा। दो मेथड है डेप्रीशिएशन लगाने के। डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या होता है कि हम जब भी कोई फिक्स एसेट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीन परचेज करी, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप कोई भी जब फिक्स एसेट्स लेते हैं, तो हर फिक्स एसेट्स की कीमत क्या हो जाती है, वो कम होती रहती है। तो फाल द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, जो कीमत कम हो जाती है, उस कीमत को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। जैसे मैंने एक मशीन परचेज करी 1 लाख रुपए की, और मैंने ये सोचा कि ये मशीन जो है 10 साल तक चलेगी, मतलब इस पर जो ना 10% से इसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम। तो जो पैसे 10% से उसके ऊपर कम हुए, वो अमाउंट डेप्रीशिएशन कहलाएगी। 1 लाख की कीमत थी, 10% कीमत क्या हो गई, कम। तो 1 लाख का 10% मैंने निकाला, मेरा 10% जो अमाउंट निकल के आया, वो निकल के आया कितने का, 10,000 रुपए का। तो जो पैसे कम हो गए 10,000 रुपए, वो 10,000 रुपए क्या कहलाएंगे, डेप्रीशिएशन। फॉल द वैल्यू ऑफ एसिड्स ड्यू टू यूज, वो यूज की वजह से भी हो सकता है, वो खराब होने की वजह से भी हो सकता है कोई चीज खराब हो गई, उस वजह से कीमत कम। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मोबाइल परचेज करके लाया, 20,000 का मोबाइल था, 6 महीने तक मैंने मोबाइल चलाया। अब 20,000 के मोबाइल को मैं 6 महीने के बाद बेच रहा हूं, तो 6 महीने के बाद जो कीमत कम हो गई, वो चीज डेप्रीशिएशन कहलाएगी। मैं एक कार परचेज करके लाया, 3 साल 4 साल 5 साल तक मैंने कार चलाई, तो 5 साल के बीच में जो कीमत कम हो गई, वो कीमत डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब है फिक्स एसेट की कीमत के कम हो जाने को डेप्रीशिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है वो आदमी जो पैसे देने की पोजीशन में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आदमी को माल बेचा था, 10,000 रुपए का मैंने माल बेचा। जब मैंने उसे 10,000 का माल बेचा, वो बहुत अच्छा आदमी था, सारा कारोबार बहुत अच्छा चला था। अचानक कोई ऐसी परेशानी आ गई, उसका कारोबार पिट गया। अब वो आज पैसे देने की पोजीशन में नहीं है। उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोर्ट में पेश करे, एविडेंस बतौर, उसने दिखा दिया कि मेरी फर्म के अंदर लॉस हो रहा है, और कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। इंसॉल्वेंट मींस दिवालिया, यानी अब वो पैसे नहीं दे सकता। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या कहती है, कोर्ट क्या कहता है कि आप जितना पैसा आप पे कर सकते हैं उतना दे दीजिए। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आप जो है 70% पैसा केवल पे करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 में से 70% मतलब होगा कि वो आदमी केवल कितने पैसे पे करेगा, 7,000। जितने पैसे वो पे कर सकता है वो तो ठीक है, लेकिन वो कितने पैसे पे नहीं करेगा, 3,000। जो पैसा पे नहीं कर पा रहा, वो अब पैसा इन फ्यूचर वो नहीं देगा। तो ऐसा आदमी जो पैसे देने की पोजीशन में नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। अब आ जाता है नेक्स्ट नाम, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वो आदमी जो पैसे देने की पोजीशन में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आदमी था, इसने 7,000 तो पे कर दिए थे, लेकिन 3,000 रुपए पे नहीं करे थे, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं था कि पैसे पे करे। 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद उसकी कंडीशन अच्छी हो गई, आज वो बहुत मालदार है, और उसने सोचा चलो जाके मैं अपने पैसे दिए आता हूं। तो जो आदमी पुराने वाले पैसे जो उसके खराब हो चुके थे, जो वो नहीं दे पा रहा था, वो पैसे अगर पे कर देता है, तो जो अमाउंट वो पे कर देगा, उस पैसे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी कि वो पर्सन जो पैसे देने की पोजीशन में है, हम उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। इंस्टॉलमेंट जो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, सॉल्वेंट जो पैसे देने की पोजीशन में है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंट्री। अब एंट्री क्या होता है? एंट्री का मतलब होता है हम बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है करते हैं। भाई मैं अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता हूँ। कभी मैं सेल करता हूँ, कभी मैं परचेस करता हूँ, कभी मैं रेंट का किराया देता हूँ, कभी मैं सैलरी पे करता हूँ, कभी मैं कुछ खरीदता हूँ, कभी मैं कुछ खरीदता हूँ। तो इन सभी चीजों को जो हम काम करते हैं डेली, उन सभी को हम बोलते हैं एंट्री। एंट्री ट्रांजेक्शन होती है जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं किस चीज में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे परचेज की ट्रांजेक्शन करी तो परचेज में, सेल की ट्रांजेक्शन तो सेल में। तो ये सारी की सारी बातें जो होती हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? एंट्री। एंट्री मीन्स एक ट्रांजेक्शन। बैलेंस शीट, सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट से मतलब होता है कि ऐसी फाइनेंशियल पोजीशन जो साल खत्म होने के बाद हम अपने सारे गुड्स वगैरह बेचने के बाद अपनी एसेट्स वगैरह थ्रू के बनाते हैं कि आज की डेट में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिसके अंदर मेरे पास मेरी एसेट्स होती हैं। एसेट्स आपने पीछे पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो पीछे वाला टॉपिक देखिए कि एसेट्स क्या होती हैं, जिसमें मेरी लाइबिलिटी होती है। अगर मैं एसेट्स और लाइबिलिटी और वो पैसा जो मैं खुद अपना इन्वेस्ट करता हूं, जिसे मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल। ये सारी बातों का कॉम्बिनेशन, ये सारी की सारी बातें मेरी किसके अंदर आती हैं? बैलेंस शीट में। आप कह सकते हो बैलेंस शीट जो होती है मेरी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन होती है। इससे पता चलता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या बेकार। किस तरह से पता चलता है? देखते हैं। ये मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में एक साइड मेरी लाइबिलिटी की होती है और दूसरी वाली साइड मेरी किस चीज की होती है? वो एसेट्स की होती है। जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी यहां लिखी जाती हैं। जैसे कि साल खत्म होने पर अकाउंटिंग ईयर के बाद मेरे पास कितने का फर्नीचर है, कितने का स्टॉक है, कितने के डेप्टर्स हैं, कितने का कैश है, कितने का बैंक में पैसा है, इन सभी के अमाउंटों को यहां लिख लेते हैं और सबका टोटल लिख दिया जाता है नीचे। जितनी भी आपके पास एसेट्स है, अब एसेट्स क्या है इसके लिए आप पीछे वाला टॉपिक ध्यान से देखिए। जितनी एसेट्स फर्म में होती है सब यहां लिख देते हैं। सबसे पहले यहां हम लिखते हैं कैपिटल, जो ओनर्स का पैसा, उसने कितना पैसा लगाया। देन उसके बाद लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जो किसी को पे करनी है, जैसे क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं, लोन का कितना पैसा है, इन सभी के अमाउंटों को यहां लिख दिया जाता है। और इन सबका यहां पर क्या कर देते हैं? टोटल। इन दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। किस किस का? एसेट्स का टोटल कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर। आप अगर एसेट्स का टोटल कैपिटल लाइबिलिटी के बराबर आता तो मींस से इसी से पता चलता कि मेरा बिजनेस कैसा है, किस कैटेगरी का है, मेरी बिजनेस में एसेट्स क्या क्या हैं, मेरी बिजनेस में लाइबिलिटी क्या क्या है। इसी से आप सेल ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, इसी से आप परचेस ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। इसी से आप किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं कि वो अच्छी है या बुरी। जैसे सपोज कि उसकी एसेट्स और उसकी लाइबिलिटी में क्या क्या कंपेरिट है, आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं क्या क्या कमी है, क्या कौन सी अच्छी बातें हैं। तो इसे बोलते हैं हम बैलेंस शीट। जुड़े रहिए फ्रंटलाइन अकाउंटिंग से। आते हैं एक नए चैप्टर के साथ।